So students, this is the last chapter of your Indian economic development, the chapter number 10. And the name of this chapter is Comparative Development Experiences of India and its Neighbors. So when we talk about neighbors, so in this chapter only Pakistan and China, these two neighbors has been explained together with India. So let's discuss this chapter now. As usual, from the starting, there is a quotation of any one person. So here quotation is given as John F. Kennedy. So what he says, look, geography has made us neighbors. History has made us friends. And economics has made us partners. And necessity made us allies. Those whom God has so joined together, let no man put asunder. कितनी इंपॉर्टेंट लाइंस यहां पर गिवन है कि ज्योग्राफी के बेस पर तो हम पड़ोसी बन गए। भाई हमारी ज्योग्राफी है, कोई कहीं तो कोई ना किसी का पड़ोसी जरूर है। हिस्ट्री हैज मेड अस फ्रेंड्स, क्योंकि इतिहास को अगर हम देखें तो जैसा उनका हिस्ट्री है वैसा ही हमारा, तो वो हमारा फ्रेंड्स बन जाते हैं। इकोनॉमिक्स ने हमको पार्टनर बना दिया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट जब हम बात करते हैं तो हम इकलौता अकेले रह के डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, तो पार्टनरशिप चाहिए कि अगर मान लीजिए एक कंट्री में अच्छी कोई चीज है तो दूसरा कंट्री उसको भी यूज करे तो उसकी भी जीडीपी बढ़े, तो ये पार्टनर्स बनते हैं। नेसेसिटी ने हमको अलाइज बना दिया है मिलके काम करने के लिए जरूरत में। सो लेट्स डिस्कस नाउ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। So first of all, we will talk about the introduction. So look, in the preceding unit, we studied the development experience of India in detail. We also studied the kind of policies India adopted, which had varying impacts in different sectors. Over the last 2 decades or so, the economic transformation that is taking place in different countries across the world, partly because of the purpose of globalization, has both short as well as long-term implications for each country, including India. So nations have been primarily trying to adopt various means which will strengthen their own domestic economies. That means कि जो भी हमारे नेशंस हैं वो अपनी कंट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। उसके लिए वो क्या करते हैं तो देखिएगा, दे फॉर्म ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुप बना लेते हैं अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए। कौन कौन से ग्रुप? जैसे कि सार्क, यूरोपियन यूनियन, एशियन, G8, G20, ये तो काफी पुराने हैं, लेकिन ये ब्रिक्स अभी हाल ही में बना है, ज्यादा नहीं, इसको अभी 2000 के बाद 2010 के आसपास ही बना। ब्रिक्स में 5 कंट्री हैं आपके, आप देख सकते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो ये इसकी फुल फॉर्म है ब्रिक्स। In addition, there is also an increasing eagerness on the parts of various nations to try and understand the development processes pursued by their neighboring nations, as it allows them to better comprehend their own strength and weaknesses and vis-a-vis their neighbors. तो नेचुरली ये एक कंट्री दूसरे कंट्री को जब देखता है और देखता है कि इस कंट्री ने कितनी ग्रोथ कर ली है, तो उसकी स्ट्रेटेजीज को जानते हैं वो, क्यों क्या करती है, उसने ऐसा क्या किया कि वो स्ट्रांग बन गया है। तो इसी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इन द अनफोल्डिंग प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दिस इज पर्टिकुलरली कंसिडर्ड एसेंशियल बाय डेवलपिंग कंट्रीज एज दे फेस कंपटीशन नॉट ओनली फ्रॉम डेवलप्ड नेशंस बट आल्सो amongst themselves in the relatively limited economic spaces
enjoyed by the developing world. तो ऐसे कौन कौन से डेवलपिंग वर्ल्ड ने क्या क्या किया है वो अब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास हमने डिस्कस किया है हमारे टू ऑफ इट्स नेबर्स हैं पाकिस्तान एंड चाइना, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले है डेवलपमेंटल पाथ कि दोनों ने क्या कैसे कैसे डेवलपमेंट पाथ दिया। तो देखिए पहले सबसे पहले सबको पता है इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947 एंड चाइना's रिपब्लिक चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश्ड इन 1949। तो देखो रिपब्लिक ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना ये 1949 में। आप एक प्रकार से इसको कह सकते हो कि इसने अपना नया फॉर्म बनाया था, तो वो 1949 में एक नए कंट्री के फॉर्म में ये बना और इंडिया पाकिस्तान तो 1947 में आजाद हो ही गए। फिर देखिएगा अब इन्होंने क्या किया दोनों कंट्रियों ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया ने अपने डेवलपमेंट प्लान के लिए पहली 5 ईयर प्लान कब बनाई थी 1951 से 56 में। दिस वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया एडॉप्टेड। एंड पाकिस्तान ने कब बनाया पाकिस्तान अनाउंस इज फर्स्ट 5 ईयर प्लान नाउ कॉल्ड द मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान इन 1956। तो बेटे देखिएगा इंडिया ने पहली प्लान 1951 में, पाकिस्तान ने 1956 में एंड चाइना ने 1953 में। तो ये तो हुआ तीनों कंट्रियों ने कैसे डेवलपमेंट स्टार्ट किया। तो तीनों ही कंट्रियों ने अपनी 5 ईयर प्लान को डेवलप किया। सबसे पहले इंडिया ने बनाया 1951 में, फिर पाकिस्तान ने, उसके बाद चाइना ने। सिंस 2018 Pakistan working on the basis of 12th 5-year development plan 2018 to 23, whereas China working on 14th plan 2021-25. Until March 2017, India has been following 5-year plan based on a development model India and Pakistan. इसका मतलब इंडिया ने अब अपनी 5 ईयर प्लान बनानी बंद कर दी है। 2017 तक तो बनती थी, उसके बाद 17 के बाद इंडिया ने 5 ईयर प्लान्स नहीं बनाई है। तो अब पाकिस्तान की कौन सी प्लान चल रही है पाकिस्तान की चल रही है 12th 5 ईयर प्लान जो कि 18 से 23 के लिए है। चाइना की कौन सी चल रही है चाइना की 14th 5 ईयर प्लान चल रही है 2021 से 25 तक के लिए। लेकिन इंडिया ने अब अपनी 2017 के बाद प्लानिंग बनानी बंद कर दी है, तो इंडिया अब 5 ईयर प्लान्स को नहीं बनाता है। तो इंडिया अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लान को देखते काम करता है। अभी आपने देखा कि इंडिया ने आने वाले 20 सालों में क्या होगा उसके लिए स्टडीज बनानी शुरू कर दी है। तो 5-5 सालों की नहीं, वो अपने हिसाब से बना रहे हैं, छोटे और बड़े उस हिसाब को देख के। नाउ इंडिया एंड पाकिस्तान एडॉप्टेड सिमिलर स्ट्रेटजीज। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा, दोनों ने इंडिया पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए, एक जैसी उनकी लगभग ज्योग्राफी है, तो एक जैसी इन्होंने पॉलिसी बनाई सच एज क्रिएटिंग ए लार्ज पब्लिक सेक्टर एंड रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट। तो क्या किया, तो इंडिया पाकिस्तान ने पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया, यानी गवर्नमेंट सेक्टर बनाए और सोशल डेवलपमेंट किया। टिल 1980s all three countries had similar growth rate and per capita income। तो 1980 तक तो तीनों ही कंट्रियों का जो ग्रोथ रेट था लगभग एक जैसा चलता गया, पर उसके बाद उसमें चेंजेस आने शुरू हुए। तो कैसे, अब हम पहले पढ़ेंगे चाइना के बारे में। देखिएगा तो चाइना जैसे मैंने बताया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना 1949 में। तो ये इन्होंने क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई, तो वो देखिए सबसे पहली स्ट्रेटेजी बनाई बेटा इसने अपने डेवलपमेंट करने के लिए। पहली स्ट्रेटेजी ग्रेट लीप फॉरवर्ड। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन चलाया गया था 1958 में। इसमें क्या था, इसमें इंडस्ट्री को डेवलप करना था, पीपल को एनकरेज करना था टू सेटअप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड। तो वहां पर चाइना ने क्या किया, अपने लोगों को इंडस्ट्री सेट करने के लिए बोल दिया और कहा कि आप अपने घर के बैकयार्ड में, यानी घर के पीछे जो भी आंगन वगैरह है, जो भी खाली जगह है, वहां पर कोई ना कोई इंडस्ट्री सेट करो। यानी हर घर को इंडस्ट्री सेट करनी थी, कुछ भी आप प्रोडक्शन करना स्टार्ट करो। एंड इन रूरल एरियाज कम्यून्स वर स्टार्टेड। अंडर द कम्यून सिस्टम पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेट लैंड्स। और जो गांव के इलाके थे वहां पर कल्टिवेट होके, यानी कलेक्टिवली होके फसल करनी है, अकेले अकेले फसल नहीं करोगे, मिलजुल के फसल करोगे। इन 1958 देयर वर 20,000 कम्यून्स कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द फार्म्स पॉपुलेशन।
तो 26,000 उन्होंने कम्यून्स बना ली, यानी कम्युनिटी बना ली, जो कि प्रोडक्शन करेंगी मिलकर। देखो अकेले करने में और मिलकर करने में फर्क होता है। तो इसलिए उन्होंने, चाइना ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन चलाया। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन आपको पता चला कि एक तो इन्होंने इंडस्ट्री सेट की हर घर के अंदर, और जहां इंडस्ट्री सेट नहीं हो सकती है, जब एग्रीकल्चर होगा, वहां पर उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए कम्यून सिस्टम बनाए। अब ग्रेट लीप फॉरवर्ड में एक और था कि कॉस्ट अ ड्रॉट आया, वहां पर एक ड्रॉट आया, यानी सूखा पड़ गया, क्योंकि सभी लोग क्या करने लगे, इंडस्ट्री सेट करने लगे। एंड चाइना किलिंग 30 मिलियन पीपल, जिस सूखे ने 30 मिलियन पीपल मर गए। 30 मिलियन पीपल की डेथ हुई थी बेटा सूखे पड़ने से। व्हेन रशिया हैड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, रशिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट भी रहा, इट विड्रू द प्रोफेशनल हु हैड अर्लियर बीन सेंट टू चाइना टू हेल्प इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस। In 1965, Mao introduced Great Proletarian Culture Revolution. उसके बाद चाइना ने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि चाइना ने अपनी इंडस्ट्री वगैरह जो थी सेटअप करने का फैसला लिया था, वो वहां से हटाना शुरू कर दिया। फिर 1965 में ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन आया, जिसमें क्या था, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम देयर कंट्री साइड। तो वहां पर बच्चों को और प्रोफेशनल को भेजा गया वहां काम करने के लिए और वहां से सीखने के लिए। तो द प्रेजेंट डे फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन चाइना कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द रिफॉर्म्स इन 1978। तो चाइना ने अपने रिफॉर्म्स 1978 में कर दिए थे। जो हमने जो 1991 में पॉलिसी बनाई थी ना, एलपीजी पॉलिसी, तो चाइना ने वो 1978 में ही रिफॉर्म्स करने शुरू कर दिए थे। उसके बाद से चाइना ने ग्रोथ करनी स्पीड से स्टार्ट की। चाइना इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन फेसेस, उन्होंने रिफॉर्म्स फेसेस में शुरू किए। इनिशियल फेस में क्या किया, उन्होंने एग्रीकल्चर को और फॉरेन ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स को फोकस किया। उसके बाद एग्रीकल्चर इंस्टेंस कम्यून लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स। फिर जो कम्यून लैंड थी, जो लोग कल्टीवेट मिलके करते थे, उसको उन्होंने छोटे छोटे पार्ट्स में बना दिया, विच वर एलोकेटेड टू इंडिविजुअल्स हाउस होल्ड। उसके बाद फिर इंडिविजुअल हाउस होल्ड को एलोकेट भी करनी शुरू कर दी। दे वर अलाउड टू कीप ऑल इनकम फ्रॉम द लैंड आफ्टर पेइंग स्टेबलिटी टैक्सेस। तो टैक्स पे करने के बाद सारे इनकम अपने पास रख सकते थे, क्योंकि पहले तो जब आप मिलके करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। फिर उन्होंने अलग अलग का करने का फैसला ले लिया। इन द लेटर फेसेस, दूसरे फेस में क्या किया, रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो पहले फेस में किस में काम किया, आप देख रहे हैं, पहले फेस में एग्रीकल्चर में और फॉरेन ट्रेड में काम किया। दूसरे फेस में इंडस्ट्री में उन्होंने काम किया था और उन्होंने फिर कलेक्टिव काम किया। तीसरे फेस में फिर उन्होंने, देखिएगा, तो एट दिस स्टेज एंटरप्राइजेस ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, which we India call public sector enterprises, were made to face competition. The reforms process also involved dual pricing. तो dual pricing भी उन्होंने सेट किया। This means fixing the prices in two ways. Farmers and industrial units were required to buy and sell fixed quantities of input and output on the basis of fixed price by the government, and the rest were purchased and sold at the market price. तो अलग अलग उन्होंने दो प्राइस सेट कर दिए, ड्यूल प्राइसेस। एक प्राइस तो फार्मर्स और इंडस्ट्रीज के लिए और दूसरा प्राइस छोड़ दिया लोकल लोगों के लिए। तो इससे फिर साथ ही उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। बट स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है कि अगर हमें दूसरे कंट्री के लोगों को अपने कंट्री में इनवाइट करना है, तो उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के फॉर्म में प्रोडक्शन करने की हेल्प दी जाएगी, ताकि वो उनको टैक्सेस में रिबेट वगैरह देके और उनको अपने कंट्री में आने के लिए अट्रैक्ट किया जा सके। तो ये था पाकिस्तान, चाइना ने क्या किया अपनी कंट्री को इंप्रूव करने के लिए। अब बात करेंगे कि पाकिस्तान ने क्या किया है। तो देखिएगा पाकिस्तान ने क्या किया। While looking at various economic policies, Pakistan adopted, you will notice many similarities with India. क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नेचुरली अभी एक जैसी भाषा बोलने वाले और एक जैसे, एक ही साथ आजाद हुए, एक ही देश के साथ टुकड़े हुए, तो उनकी पॉलिसी भी लगभग एक ही जैसी थी। दोनों ने क्या किया, मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना। तो पहली बात तो पाकिस्तान ने मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना। देन
उन्होंने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को कोएग्जिस्ट किया, दोनों को साथ मिलकर काम किया। इन द लेट 1950 से 1960 के बीच पाकिस्तान इंट्रोड्यूस्ड अ वैरायटी ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क। द पॉलिसी कंबाइंड टैरिफ प्रोटेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर गुड्स टुगेदर विद द डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल। तो उन्होंने टैरिफ पॉलिसी बनाई, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन भी इंट्रोड्यूस किया हमारी तरह, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया हमारी तरह सेम पॉलिसी बनाते हुए। 1970 में नेशनलाइजेशन भी लेकर आए ऑफ कैपिटल गुड्स का। 1970 से 1978 में उन्होंने पॉलिसी को शिफ्ट करना शुरू किया। और सबसे मेन पॉइंट, पाकिस्तान आल्सो रिसीव्ड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द वेस्टर्न नेशन एंड रेमिटेंसेस। पाकिस्तान को समय समय पे दूसरे कंट्रियों से यानी वेस्टर्न कंट्रियों से पैसे भी मिलते रहे। और फिर पाकिस्तान ने 1988 में रिफॉर्म्स किए। अभी आप देखिए, चाइना ने रिफॉर्म्स कब किए? 1978 में, पाकिस्तान ने 1988 में, इंडिया ने 1991 में। तो ये थी रिफॉर्म्स की पॉलिसीज, किस किस कंट्री ने कब कब बनाए हैं। तो ये था एक जैसी पॉलिसी के बारे में। अब हम बात करेंगे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स क्या है इन कंट्रियों के। तो बेटे, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स को समझने के लिए हम एक टेबल जज करेंगे, क्योंकि टेबल से ही सारे सारे इंडिकेटर्स निकलते हैं और उन्हीं को आगे एक्सप्लेन कर रखा होता है। तो ये है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। तब देखिए, चाइना की जो पॉपुलेशन है वो है मिलियंस में, ये है 1352 मिलियन, सॉरी इंडिया की पॉपुलेशन, और चाइना की है 1393 और पाकिस्तान की है 212 मिलियन। तो ये तो ही पॉपुलेशन किस कंट्री की कितनी है। तो कह सकते हो इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़, चाइना की पॉपुलेशन 139 करोड़ और पाकिस्तान की है लगभग 21 करोड़। इसके बाद एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की किस स्पीड से किस कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इंडिया की 1.03 है, चाइना का 0.46 है और पाकिस्तान का 2.05। ये बहुत ज्यादा है। तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है ये ग्रोथ रेट बहुत स्पीड से है। डेंसिटी की बात करें तो इंडिया का हाईएस्ट डेंसिटी है, यानी जमीन कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है। सेक्स रेशो की बात करें तो इंडिया का सेक्स रेशो सबसे खराब है, 924 है। फर्टिलिटी रेट की हम बात करें तो इसमें जो इंडिया का 2.2 है और चाइना का 1.7 है। अर्बनाइजेशन मींस कितने लोग हमारे शहरों में रहते हैं, तो 34% है। ये हमारा रेशो गंदा है थोड़ा सा, हमारे यहाँ पर अर्बनाइजेशन कम है। तो ये है आपका डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया विद कंपैरिजन टू आवर नेबर्स। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस कंट्री में क्या क्या और उनकी जीडीपी और क्या क्या उनका रेशो है। तो देखिएगा, जीडीपी एंड इट्स सेक्टर्स। तो ये हमारे तीनों कंट्री आप देख रहे हैं। नंबर 1 ये चाइना है, इधर हमारा इंडिया हो गया और ये हो गया पाकिस्तान। अब आप देखिए कि किस कंट्री में क्या क्या चीजें ज्यादा है। तो ये आपको टेबल से पता चला कि कहां कहां क्या क्या चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन हम लिखे हुए पे जाते हैं तो वो आप देखिए। चाइना हैज द सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी, 22.5 ट्रिलियन इन द वर्ल्ड। ये डाटा याद रखना कि पूरे वर्ल्ड में सेकेंड हाईएस्ट जीडीपी है चाइना की, 22.5 ट्रिलियन है। और जबकि इंडिया का 9.03 ट्रिलियन है और पाकिस्तान का तो आप 0.94 ट्रिलियन है। तो ये तो हुआ किस कंट्री का कितना जीडीपी है। फिर हम बात करेंगे ग्रोथ रेट की। तो 11% ऑफ इंडियाज जीडीपी, इंडिया जीडीपी इज 41% ऑफ चाइनाज जीडीपी। तो चाइना की जीडीपी का लगभग 11% ही हमारे पास है इंडिया के कंपेयर में। अब आप देखिएगा एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें, टेबल है हमारे पास में, ये बेटे टेबल आएगी एग्जाम में, तो आपको इसको एलोबरेट करना पड़ेगा। जैसे इंडिया का जीडीपी 5.7 था पहले एनुअल ग्रोथ रेट, अब बढ़कर 7.3 हो गया, दैट मींस इट इज इंक्रीजिंग। चाइना की हम बात करें 10.3 से 6.8 हुआ, ये फॉल हो गया है। इस ये फॉल क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया ने ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया।
क्योंकि इंडिया पाकिस्तान चाइना लगभग एक ही जैसे हाई पॉपुलेटेड कंट्री है, तो इंडिया में लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। काफी लोग इंडिया से काम कराना शुरू कर दिए, जो पहले पाकिस्तान से काम करवाते थे वो इंडिया चाइना से करवाते थे, इंडिया से करवा रहे हैं, और पाकिस्तान का भी कम हुआ है। तो आप कह सकते हो कि जो ग्रोथ है डोमेस्टिक जीडीपी वो इंडिया का इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू अदर टू नेशंस। फिर हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज की। तो देखिएगा इंडस्ट्री का भी रेशो इसी तरह से है लगभग। जस्ट ए मिनट। ये है बेटे आपकी जो ये कहानियां होती है ना, सारी सारी बेटे जो भी लिखा हुआ होता है वो एक टेबल के बेस पे लिखा होता है। तो अब आप देखें, कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया का 16% ग्रॉस वैल्यू एड आ रहा है, जो कि बहुत कम है। चाइना का 7% है, जबकि पाकिस्तान का 24% है। तो अभी भी कह सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है, क्योंकि और इंडस्ट्री वहां पर है नहीं ना के बराबर। लेकिन हम किस में बेस्ट हैं? हम सर्विस सेक्टर में बच्चे हैं। 54% इंडिया का सर्विस सेक्टर से पैसा आता है, जबकि चाइना का 52 है और पाकिस्तान का 57। तो पाकिस्तान ने भी 57 लिया है, लेकिन पाकिस्तान के पास में और कोई सेक्टर से इतना स्ट्रॉन्ग है भी नहीं, इंडस्ट्रियां वहां पर नहीं है। इंडिया अगर हम बात करें वर्कफोर्स की, तो वर्कफोर्स है इंडिया का 43% है एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्री में 25% है, और सर्विस में 32%, जबकि पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट लोग लगे पड़े हैं। चाइना का 46% का 52% लोग ले रहे हैं। तो ये हमारे वर्कफोर्स है। देखो वर्कफोर्स का मतलब है कितने परसेंट लोग काम कर रहे हैं, ये है वो उसमें से कितना परसेंट लोग जीडीपी में या जीवीए में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि इंडिया में सर्विस सेक्टर में कितने लोग लगे हैं? 32% हमारी वर्कफोर्स लगी है, और इनकम कितनी दे रही है? 54%। तो 32% लोग 54% आपको इनकम दे रहे हैं, और 25% लोग 30% आपको इनकम दे रहे हैं, और 43% जो एग्रीकल्चर में लगे हैं और हमारे को फायदा कितना दे रहे हैं? जस्ट 16%। तो आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर हमारी कंट्री में जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल नहीं है। तो एग्रीकल्चर तो बेनिफिशियल शुरू से ही नहीं रखा था, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर को कभी माना ही नहीं कि हम इससे पैसा कमाएंगे। हमने सिर्फ एग्रीकल्चर का इसलिए लिया कि एग्रीकल्चर को माना कि हम इससे लोगों को खाना खिला पाए बस। तो हमने प्रॉफिट के लिए इसमें कभी भी भारत में काम नहीं सोचा, इसलिए ऐसा है। इसके बाद बेटे सब ये टेबल जो टेबल को एक्सप्लेन कर रखा होता है। अगर एक और टेबल है आपके, देखिए यह ट्रेंड्स ऑफ आउटपुट ग्रोथ इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो अलग अलग सेक्टर में कितना कितना चेंज आया है 1980 से लेके और 2018 तक। इंडिया की बात करें तो आप देखें ये पहले भी 3.1 था, अभी भी 3.1 है, तो नो मेजर चेंज। बट इंडस्ट्री की बात करें तो 7.4 था, अब ये 6.9 हुआ, तो इंडस्ट्री हमारी डाउन हुई है। बट सर्विस सेक्टर हमारा अप हुआ है 6.9 से 7.6। तो कौन सा कंट्री है? इसी तरह से सर्विस सेक्टर में ये फॉल हो गया, देखिए 13.5 था पहले चाइना, और अब 7.1 रह गया है। तो इसका फायदा, चाइना का फायदा इंडिया को हो रहा है। चाइना से लोग हट रहे हैं, इंडिया की ओर आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में यूथ ज्यादा है, चाइना में यूथ कम है। चाइना में बूढ़े लोग ज्यादा हो गए। वहां पर उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी बनाई थी, जिस वजह से वहां की जो पॉपुलेशन कम करने के लिए फैसला लिया था, लेकिन वो उसकी इकोनॉमी को नेगेटिव इंपैक्ट डालने लगा। इस वजह से चाइना में प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो सर्विस सेक्टर जो था वो अब कम होने लगा है, क्योंकि जब काम करने वाले यूथ ही नहीं बचेगा तो कैसे सर्विस सेक्टर दे पाएंगे। तो ये था इसका ग्रोथ रेट डिफरेंट सेक्टर्स का। अब एग्जाम में क्या होगा, ये टेबल आपको बेटे सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपको तैयार करनी है एक्सप्लेन करने के लिए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई इंडिया का 0.6 है, चाइना का 0.7, पाकिस्तान का 0.5। अगर हम रैंक की बात करें तो देखिए इंडिया आता है 130 रैंक पर, चाइना आता है 80 रैंक पर, और पाकिस्तान 154 पर। तो रैंक वाइज अगर हम बात करें
तो हम HDI में बहुत पीछे हैं, वी आर नॉट गुड एट HDI। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे यहां पर 69.7 जो कि अच्छा है। चाइना का हमसे बहुत अच्छा है, 76.9 है, और पाकिस्तान का 67, तो ऑलमोस्ट इंडिया पाकिस्तान बराबर सही है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, तो कितना हमारा स्कूलिंग का मीन है, तो 6.5 है, यानी हमारे बच्चे 6.5 मीन आ रहा है एवरेज जाने का। चाइना का अच्छा है, 8.1 है। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, तो हमारी जो इनकम है डॉलर्स में है, ये $6,681 है पर पर्सन, जबकि चाइना का देख लीजिए 16,000 है। तो चाइना से तो बेटे हम कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं एज फार एज इनकम इज कंसर्न। तो चाइना के पास तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी उन्होंने ले ली है। परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि पॉवर्टी लाइन से नीचे कितने लोग रह रहे हैं। आप देखिएगा 21.9, कितने ज्यादा। चाइना में देखो है ही नहीं, ना के बराबर है 1.7। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 133 है, बहुत हाई है ये। पॉपुलेशन यूजिंग बेसिक सैनिटेशन 60 है ये। और ड्रिंकिंग वाटर कितनों को मिल रहा है, 93% को। और अर्बनाइज कितना है, 37.9। तो ये आपको एग्जाम में टेबल के कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बताने के लिए, कि कैसे पता या कैसे कह सकते हो कि आपका कंट्री ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दैट विल बी बेस्ड ऑन दी टेबल। तो बेटे आप इस टेबल का जरूर तैयार करेंगे। इसके बाद हमारे पास है डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज एंड एप्रेशल। तो अब इन जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज बनाई इंडिया, पाकिस्तान और चाइना ने, उनका एप्रेशल क्या है, क्या उनको बेनिफिट हुआ है। तो देखिएगा क्या क्या बेनिफिट हुआ है। ओके, इन्होंने पूरे पैराग्राफ है, कोई टेबल नहीं दे रखी है, तो अंदर से ही हम मेन मेन पॉइंट आपको बताएंगे। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें तो आफ्टर एविडेंट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिफॉर्म प्रोसेस, आपको मैंने बताया कि रिफॉर्म बनाए थे चाइना ने 1978 में बनाया था, पाकिस्तान ने 1988 में, इंडिया ने सबसे लास्ट में बनाया था। तो उस रिफॉर्म से क्या बेनिफिट हुआ, तो रिफॉर्म से सबसे पहले बेनिफिट हुआ है डिफरेंट फेसेस ऑफ स्ट्रेटजीज हमने बनाई, जिसमें हमारे पास मेन पॉइंट था कि चाइना ने 1978 में, जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान ने 1988 में, और इंडिया 1991 में। तो इतना पहले बनाने के बाद चाइना ने इतना जल्दी बना लिया, तो उसका बेनिफिट क्या हुआ, रिफॉर्म्स दैट वर वर्ल्ड बैंक ने बनाया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा मिला, इंडिया पाकिस्तान को दोनों को मिला। द न्यू लीडरशिप at that time in China was not happy with the slow pace of growth and lack of modernization in the Chinese economy. Under the Moist rule, जो Moist का रूल चल रहा था, तो उसमें उनकी इकोनॉमी उतना स्ट्रांग नहीं थी। देन उन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड यूज किया, उसके बाद उनकी जीडीपी में ग्रोथ हुई 1978 के बाद और 1950 के बाद। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड से बेनिफिट हुआ था। मैंने बताया ग्रेट लीप फॉरवर्ड में बताया था ना बेटा आपको क्या था, तो उन्होंने अपने घर के पीछे बैकयार्ड में प्रोडक्शन करना था। फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, एजुकेशन को डेवलप किया, हेल्थ, ये सारे रिफॉर्म्स चाइना ने किए। आफ्टर दैट कम्यून सिस्टम उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में बेनिफिट दिया, एंड फर्स्ट इंप्लीमेंटेड एट द स्मॉलर लेवल देन एक्सटेंडेड ऑन ए मैसिव स्केल। तो पहले उन्होंने छोटे लेवल पे कम्यून बनाया, फिर बाद में बड़े कंट्री के पूरे के लिए कम्यून सिस्टम भी उन्होंने बना दिए। तो चाइना की जो ग्रोथ रेट थी वो एज कंपेयर टू अदर्स स्ट्रॉन्ग रही। लेकिन बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने उनकी जीडीपी काफी स्लो रेट से बढ़ी। कोई डाटा तो इंटरनेशनली अवेलेबल नहीं है, बट पाकिस्तान हेल्थ स्कॉलर्स यूजिंग ऑफिशियल डाटा ऑफ पाकिस्तान इंडिकेट राइजिंग पॉवर्टी देयर। तो वहां पर पॉवर्टी राइज हुई। क्या डाटा है हमारे पास, 40% विच डिक्लाइन 25% 1980 स्टार्टेड राइजिंग अगेन इन द रिसेंट डिकेड्स। तो फिर से वहां पर अब जो है पॉवर्टी वो राइज हो रही है।
बस कहानियां ही लिखी हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं ऐसे। Then, however, during their last few years, Pakistan has recovered its economic growth. पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ राइज हुई है और ये 2019-20 से 5.5% राइज हुई है। उसके बाद इंडस्ट्री है, ये भी 4.9 से 6.2% राइज हुआ है। तो ये है, और दैट्स इट फॉर इस चैप्टर में। तो बेटे अब आपका क्या काम है, ये आपके इसमें क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के। तो कुल मिलाकर 17 क्वेश्चंस हैं। ये आपका अब होमवर्क होना चाहिए कि आपको इन सभी का सॉल्यूशन अपने नोटबुक में नोट करना है। ये जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं आपको आराम से मिल जाएंगे कहीं पर भी बुक में, तो इनका सॉल्यूशन करेंगे। और इस चैप्टर से 6 मार्क्स में क्वेश्चन आपका आएगा। तो हमारा